हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। अगेन आई एम हेयर विद कुछ नए टॉपिक्स करने जा रहे हैं। एक न्यू क्लास से एक न्यू सेशन में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स दैट आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 एग्जामिनेशन that is going to be conducted by NTA in June 2023 and further in December 2023। जैसे कि आपको पता है मैंने एक स्ट्रक्चर्ड सीरीज में क्लासेस स्टार्ट की हैं। आज मैं अपनी एक नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ जिसमें और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जिनमें से एनटीए ने क्वेश्चन पूछा ही पूछा और फ्यूचर में भी जो क्वेश्चंस आएंगे इन टॉपिक्स तो एनटीए डैम श्योर है टच करेगा ही करेगा। सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू दोस आर वॉचिंग माई सेशंस, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है वो करने जा रहे हैं स्ट्रेच गोल्स। देखो जो स्ट्रेच गोल्स होते हैं बेसिकली ये टू टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जो आपके वर्टिकल स्ट्रेच गोल्स हैं ये अलाइन करते हैं करंट एक्टिविटी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन की जो है उनके गोल्स के साथ, उनके बिजनेस प्रोसेसेस के साथ। अब जो ये है ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज है उनको न्यू हाइट्स पर लेके जाते हैं, उनको और आगे लेके जाते हैं। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच गोल्स होते हैं ये चैलेंज करते हैं पीपल को ताकि जो वो न्यू एक्टिविटीज को एक्सप्लोर कर सके, नई स्किल्स को लर्न कर सके, उनको जान पाए। ये डायरेक्टली करंट रोल के साथ किसी भी वे में रिलेटेड नहीं होते। ये फोकस करते हैं न्यू एक्टिविटीज पे और न्यू स्किल को एक्वायर करने में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है म्यूचुअल फंड्स का। अब हम म्यूचुअल फंड को समझने जा रहे हैं डिटेल में, वो क्या होता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। देखो जो म्यूचुअल फंड है ये एक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी है, यानी एक इन्वेस्टमेंट करने की एक सिक्योरिटी की टाइप है जो इनेबल करती है इन्वेस्टर को अपनी मनी को पूल करने के लिए इकट्ठा इनटू वन प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट। यानी वो क्या करते हैं, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताऊं तो देखो ये वो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की टाइप है जिसमें क्या होता है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, यानी जो इन्वेस्टर्स है वो अपने सारे पैसे को पूल टुगेदर कर देते हैं एक ही प्रोफेशनली मैनेजिंग फंड में। अब जो म्यूचुअल फंड्स होता है ये इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, बॉन्ड्स हो गया, कैश और अदर एसेट जितने में भी अवेलेबल है। अब कुछ हम ना कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड की। जो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है म्यूचुअल फंड की डाइवर्सिफिकेशन। अब जो आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं ज़्यादातर वो इंडिविजुअली सिर्फ अनएबल कर होते हैं, वो इंडिविजुअली इतने काबिल नहीं होते कि वो 50-60 डिफरेंट इश्यूज को परचेज कर पाए। सो उनको सिर्फ फ्यू स्टॉक्स उनके पहुंच में उन पे ही डिपेंड करना पड़ता है विद द होप या कि वो ही उनको अच्छी रिटर्न्स देंगे। बट जो इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड का वो उसको एक एडवांटेज मिलती है बीइंग इन्वेस्टेड इन द एंटायर फंड्स पोर्टफोलियो। यानी अगर किसी बंदे ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की उसके पास एक ऑप्शन होगी, वो सारी के सारी जितनी भी सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो में अंदर आती है उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। सो इससे क्या होता है, इससे लोअर एक्सपोजर होता है प्रॉब्लम्स को रिलेटेड विद एनी इंडिविजुअल इशू। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। देखो जो ये फंड है ये एम्प्लॉय करता है प्रोफेशनल को जो इसे मैनेज करते हैं फंड के इन्वेस्टमेंट को। जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो दे कांट पॉसिबली स्पेंड देयर डेज रिसर्चिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स और बॉन्ड एंड मार्केट ट्रेंड्स। देखो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ना तो सोर्सेस हैं ना तो इनको टाइम है कि वो सारा दिन जितने भी इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं या आपके जितने भी एसेट उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को सर्च करते रहें, मार्केट के ट्रेंड्स को ढूंढते रहें। सो वो क्या करते हैं, वो एक फंड यानी म्यूचुअल फंड को ओन करने से जो इन्वेस्टर है वो एडवांटेज ले सकते हैं फंड मैनेजमेंट टीम की एबिलिटीज़ की। उसके लिए क्या किया जाता है, जो फंड मैनेजमेंट टीम है वो फंड चार्जेस को लेती है कवर करने के लिए फंड मैनेजमेंट की कॉस्ट को। नेक्स्ट जो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है म्यूचुअल फंड की अफोर्डेबिलिटी। देखो जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड में उनको हम ओपन कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट से, यानी स्मॉल इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। चाहे तो आप 100 रुपीज से स्टार्ट कर लो इन्वेस्टमेंट एज लो एज ₹100। इनिशियल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो भी फर्दर 100 रुपीज में हो सकती हैं। यानी कि सिंपल कहना मैं क्या चाहता हूं, देखो जो आपके म्यूचुअल फंड्स है ये इनकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करना है। आप एज लो एज 100 से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करो। अगर आप उनमें फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तब भी आप ₹100 से लेकर जितना आप चाहे उतना अमाउंट सिमिलर अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक आती है, ये जो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक है देखो अनलिमिटेड
काफ़ी करेक्टरिस्टिक्स है एज कंपेरेटिव टू अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड की। बट मैं जो आपको वो करेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ जो कि उसकी मेन है, जो प्राइम है, जिनमें से एंटी ने क्वेश्चन प्लॉट किया ही हुआ है। देखो नेक्स्ट आती है म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी। अब जो इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड स्कीम के, वो रिकवर कर सकते हैं अपनी मनी इन्वेस्टेड को फ्रॉम म्यूचुअल फंड इटसेल्फ। Depending on the structure of mutual fund scheme, this would be possible either at any time or during specific intervals or only on closure of the scheme. कहना वो क्या चाहते हैं, इस पॉइंट का मीनिंग ये है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर, वो जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसको रिकवर कर सकते हैं। अब जो रिकवरिंग का टाइम है वो डिपेंड करता है कि आपने कैसी स्कीम में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट किया है। चाहे तो जो आपका रिकवरी होगी वो एक टाइम पे इकट्ठी हो सकती है, चाहे इंटरवल्स ऑफ टाइम के बीच में हो सकती है। यहाँ जब आप म्यूचुअल फंड क्लोज करोगे तब आपकी रिकवरी हो जाएगी। सो सिंपल वो कहना क्या चाहते हैं, जो म्यूचुअल फंड है वो लिक्विडिटी होती है, उसमें आपका पैसा आपको अच्छे से वापस मिल जाता है। सो एक ना इसमें एक टॉपिक है जिसमें से पेपर आया था, वो है म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क। देखो जो ये बेंचमार्क है ये एक स्टैंडर्ड या इंडेक्स है जो मेजर करता है परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड की। अब जो म्यूचुअल फंड है उनमें डिफरेंसेस होते हैं अपने बेंचमार्क से लेके। अब जो ये डिफरेंसेस होते हैं म्यूचुअल फंड के अपने बेंचमार्क से, वो क्यों होते हैं, इनके जो कारण है, फीस हो सकती हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, पोर्टफोलियो की कंपोजिशन हो सकती है, इवन मार्केट कंडीशन। सो आप रिफ्यूज मत होना, जो म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए होता है, ना ये इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करने जा रहे हैं, कैपिटल मार्केट। देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल मार्केट है। जो कैपिटल मार्केट है ये एक फाइनेंशियल मार्केट है जो डील करती है विद लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज जिनको खरीदा और बेचा जाता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू मनी मार्केट वे शॉर्ट टर्म डेट इज बॉट और सोल्ड। सिंपल क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, देखो जो आपकी कैपिटल मार्केट इसमें लॉन्ग टर्म डेट या इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है, उनको खरीदा जाता है और परचेज किया जाता है। और जो आपकी मनी मार्केट होती है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले प्रीवियस सेशंस में भी बताया, मनी मार्केट होती है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के लिए जिसमें शॉर्ट टर्म डेट्स को खरीदा और बेचा जाता है। देखो जो आपकी कैपिटल मार्केट है इसमें आगे दो मार्केट्स आती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो तो आपकी प्राइमरी मार्केट है वो होती है न्यू सिक्योरिटीज के लिए जिनको सबसे फर्स्ट टाइम कंपनी इशू करती है एंड उनको डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को बेच दिया यानी इन्वेस्टर्स को सेल ऑन कर दिया जाता है। जो सेकेंडरी मार्केट होती है इसमें जो आपकी ऑलरेडी सिक्योरिटीज इशू हुई है उनमें ट्रेड किया जाता है, यानी बेसिकली जो आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनमें ट्रेड करते हैं जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं। सो ये तो था कैपिटल के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसे हम GDR भी कहते हैं। देखो जो GDR है ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है जो कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे बैंक इशू करता है रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरेन कंपनी की पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज को। अब जो GDR इसे ट्रेड किया जाता है इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस में और इसकी जो डिनोमिनेशन की करेंसी होती है, यानी बेसिकली जो कंट्री से करेगी, यानी जो फॉरेन की कंट्री की करेंसी है वो जो उनकी डिनोमिनेशन है वो ही इसकी डिनोमिनेशन होगी। अब जो GDR है ये सिमिलर है जैसे कि ADR होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जो ADR है वो आपका एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे एक US का बैंक इशू करता है रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरेन कंपनी की पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज को। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है हम ना स्टॉक एक्सचेंजेस, यानी जो इंडिया की मेन स्टॉक एक्सचेंजेस है BSE और NSE, उसमें से भी पेपर आया है। देखो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो BSE है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो NSE है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया की जिनमें पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज ट्रेड करती हैं अपने शेयर्स को। देखो जो BSE है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया की और लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, यानी जितनी मतलब ये लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया में जिसमें सबसे ज्यादा कंपनीज हैं जो लिस्ट करवाया हुए हैं जिन्होंने अपने आप को। और जो NSE है वो लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी अगर आप ये दो फैक्टर्स को कंसीडर करो, आप ट्रेडिंग की वॉल्यूम या आप अपनी मार्केट की कैपिटलाइजेशन को कंसीडर करो तो NSE सबसे बड़ी है इसमें से। या आप नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इसमें आता है वो लिस्टेड सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटीज जिनको हम लिस्ट करवाते हैं। देखो जो सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस पे वो एलिजिबल होती हैं ट्रेड के लिए और उनको ही हम लिस्टेड सिक्योरिटीज कहते हैं। जो लिस्टिंग है ये एक प्रोसेस है एक सिक्योरिटी को एडमिट करवाने का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। अब ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा किसका, ये होगा स्टॉक एक्सचेंज का। अब हम अपनी किसी भी सिक्योरिटी को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एडमिट कैसे करवा सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करने के लिए। अब देखो लिस्टिंग का बेनिफिट क्या है। लिस्टिंग हेल्प करती है लिक्विडिटी को इन्हेंस करने में, विजिबिलिटी इन्हेंस करने में, क्रेडिबिलिटी को, जो सिक्योरिटी की आपकी क्रेडिबिलिटी या इशूअर है उसकी क्रेडिबिलिटी उसको भी इन्हेंस करती है।
अब यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज का। देखो जो ये है, ये एक यूनिक फॉर्म है इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स की, जिनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्ट करती है एज अ प्रोडक्ट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। सिंपल भाषा में बताऊँ तो जो ये वो सर्विसेज है जिनमें इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग की जाती है। देखो जिनमें इंफॉर्मेशन का एज ए इंटेंजिबल प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, वहाँ पे ये तब किया जाता है जब ऐसे डिसीजंस करने हो जो कि क्रिटिकल हो, लाइक ड्यू टू मैसिव इन्वेस्टमेंट या हाई लेवल ऑफ रिस्क। यानी जब आपने कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बड़ा हाई है या बड़ा सॉलिड अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है, या जो आपका रिस्क है उसमें बहुत हाई लेवल का, तब हम इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से प्रोसेस करके ऐसे फैसलों को लेते हैं। बिकॉज क्या है, जो आपको इसमें इवन ना कस्टमर की एब्सोल्यूट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लो आप डाटा प्रोसेसिंग हो गई, डाटा एनालिसिस हो गई, डाटा माइनिंग हो गई, डाटा वेयर हाउसिंग हो गया। नेक्स्ट ना 2 सर्विसेज बताता हूं जिसमें से पेपर से क्वेश्चन आया था, पेपर में क्वेश्चन आया था उनके रिलेटेड, और जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज के टॉपिक के अंदर आता है। देखो जो लीगल सर्विसेज है, ये इनमें क्या होता है, लीगल एडवाइस प्रोवाइड की जाती है, रिप्रेजेंटेशन होती है, इवन डॉक्यूमेंटेशन होती है रिलेटेड टू क्लाइंट्स। अब ये किसके बेसिस पे होती है, रेलेवेंट लॉस और रेगुलेशंस के। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जो इन्वॉल्व क्या करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, एनालिसिस होते हैं, सॉल्यूशंस दी जाते हैं क्लाइंट्स को ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। अब क्या होंगे वेरियस एस्पेक्ट्स, यानी बिजनेस के ऑपरेशंस हो गए, स्ट्रेटेजीज, उनके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उनके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस को प्रोवाइड किया जाता है। सो ये दोनों ही एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टाइप की है। नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, जो आता है रूरल मार्केट्स का। देखो जो आपकी रूरल मार्केट्स हैं, अब ये क्या होती है, ये वो मार्केट है, यानी रूरल क्या है पहले देखो, यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन है जो 10,000 से अगर कम है, और जो आपके पीपल हैं ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड एलिड एक्टिविटीज़ में एंगेज है, यानी वो आपकी रूरल मार्केट होगी। अब जो रूरल मार्केट है वो 50% इंडिया का जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करती है, और जो इसकी पॉपुलेशन है वो 70% ऑफ इस और पॉपुलेशन। जो रूरल मार्केट्स है ये ह्यूज पोटेंशियल ऑफर करती हैं हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज की। अब कुछ करेक्टरिस्टिक को स्टडी करने जा रहे हैं जो रूरल मार्केट की हैं, जिनमें से पेपर में क्वेश्चन आता है। देखो सबसे पहले ये करेक्टरिस्टिक आती है, ये लार्ज होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं और डाइवर्स होती हैं। देखो जो रूरल मार्केट्स हैं वो लार्ज हैं। अब किन टर्म्स में वो लार्ज है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हो गया, एरिया हो गया, इवन ये ना स्कैटर है, अलग अलग जगह में फैली है, डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स। थर्ड, ये डाइवर्स है, डाइवर्स इन दी टर्म्स ऑफ कल्चर हो गया, लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, इनकम हो गया, एजुकेशन हो गया। इवन जो ये है ना रूरल मार्केट में एक चैलेंज को पोस्ट करती है मार्केटर्स पे। क्या अब चैलेंज कैसा होगा, रिलेटेड टू रीच एंड केटर टू वेरिड नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ रूरल कंज्यूमर। देखो मैंने आपको बताया रूरल मार्केट्स लार्ज एंड स्कैटर है, डाइवर्स है, यानी ये तीनों चीजें कंज्यूमर्स में भी होंगी जो रूरल मार्केट में है। सो ये जो आपके मार्केटर्स हैं उन पे ना एक चैलेंज पोज करते हैं, वो किस तरीके से अलग अलग कंज्यूमर के डिफरेंट नीड्स और प्रेफरेंसेस को फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है लो इनकम एंड प्राइस सेंसिटिव। देखो जो आपके रूरल कंज्यूमर है ना, एक तो उनके पास लो और इरेगुलर इनकम होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर डिपेंड एग्रीकल्चर पे करते हैं और सीजनल फैक्टर्स भी अपना अफेक्ट डालते हैं। अब इवन जो रूरल कंज्यूमर्स है ना वो है प्राइस सेंसिटिव, उनको वैल्यू चाहिए, अपने जो उन्होंने प्रोडक्ट परचेज करना है उसके लिए उनको वैल्यू मिलनी चाहिए। अब जो कंज्यूमर्स होते हैं रूरल मार्केट्स में वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वर्ड ऑफ माउथ से, पीयर प्रेशर से, ओपिनियन लीडर से। अब वो प्रेफर क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं लो कॉस्ट, ड्यूरेबल और इजी टू यूज प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक आती है वो आती है लो लिटरेसी एंड अवेयरनेस। अब जो रूरल कंज्यूमर्स हैं उनमें जो लिटरेसी लेवल है वो लो है, और जो उनमें अवेयरनेस है रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो भी लो है। अब जो रूरल कंज्यूमर्स हैं उन वो किससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ट्रेडिशनल बिलीफ से और सुपरस्टिशन से। उनको ज़्यादा एजुकेशन और डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत है। अब डेमोन्स्ट्रेशन किसके रिगार्डिंग चाहिए, जो न्यू प्रोडक्ट मार्केट्स में लॉन्च करें उनके फीचर्स के रिगार्डिंग, उनके बेनिफिट्स के रिगार्डिंग। इवन जो कंज्यूमर्स हैं वो रिलेक्टेंट है अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए और न्यू प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारी जो करेक्टरिस्टिक आती है वो आती है मीडिया पेनिट्रेशन और कम्युनिकेशन की। इससे पहले एक और करते हैं जो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो जो रूरल मार्केट है ना वो सफ़र करते हैं विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ना तो रूरल मार्केट्स में अच्छी रूट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, या ना अच्छी कम्युनिकेशन है। सो ये अफेक्ट क्या करती है, ये अफेक्ट करती है अवेलेबिलिटी और प्रोडक्ट्स की एक्सेसिबिलिटी को। इवन सर्विसेज की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी भी अफेक्ट होती है।
इवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो भी एक चैलेंज है रूरल मार्केट्स में, क्योंकि रूरल मार्केट्स तो स्कैटर्ड है और उनमें जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, यानी जो पॉपुलेशन के आप छोड़ो, जो आउटलेट्स की डेंसिटी है वो भी लो है। यानी सिंपल वो क्या कहना चाहते हैं, देखो ना तो इतनी आउटलेट्स है जो सभी डिफरेंट नीड्स को, जितनी भी आपके रूरल कंज्यूमर की नीड्स को उनको केटर चाहिए। सो इसके इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो मार्केटर्स हैं उनको ना इनोवेटिव वेज को डिवाइस करना पड़ता है, ताकि जो अपने जितने भी रूरल कंज्यूमर्स हैं उनको रीच आउट कर सके थ्रू वेरियस चैनल, जैसे कि हट्स हो गए, मेलास हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए। लास्ट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पेपर में जिसके अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है मीडिया पेनिट्रेशन और कम्युनिकेशन की। अब जो रूरल मार्केट्स है ना, इनमें जो मीडिया पेनिट्रेशन है ना वो बहुत लो है, क्योंकि जो मास मीडिया का एक्सपोजर है वो भी बहुत कम है, क्योंकि टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। बट अब जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल मीडिया अब एडवेंट हो गया, उनकी इन्वेंशन हो गया, इससे जैसे मोबाइल फोन्स आ गए, इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया, अब ये रूरल कंज्यूमर को हेल्प करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके और कनेक्टेड हो सके पूरी दुनिया के साथ। अब जो मार्केटर्स हैं उनको ना मिक्स ऑफ मास मीडिया यूज़ करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट का सर्विस की मार्केटिंग करने के लिए, या इवन उनको लोकल मीडिया पे भी डिपेंड ऑन करना पड़ता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा, मान लो वॉल पेंटिंग्स करना, फोक सॉन्ग्स को यूज़ करना, पपेट शोज हो गए, इनको यूज़ किया जाता है अफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए रूरल कंज्यूमर्स के साथ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। देखो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये एक क्रॉस फंक्शनल अप्रोच है जो मैनेज करती है मूवमेंट रॉ मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने के लिए, और इवन सर्टेन एस्पेक्ट जो इंटरनल प्रोसेसिंग है मटेरियल्स की, उनके रिलेटेड कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जब हम उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं उसको भी मैनेज किया जाता है। जो आपके फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को, जो उसकी मूवमेंट है आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टुवर्ड्स द कंज्यूमर, उसको भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट करती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ये वो आते हैं। देखो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसका मेन एम क्या है, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना सप्लाई चेन की एज अ होल, यानी एक पूरी सप्लाई चेन की फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेके अप टू द कंजम्पशन पॉइंट, यानी कंज्यूमर तक पूरी सप्लाई चेन को इकट्ठा उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना और डिलीवर करना वैल्यू को कस्टमर तक। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है सप्लाई चेन की, उनको स्टडी करते हैं, जिनमें से सबसे पहले आती है जॉइंट रिडक्शन इन चैनल इन्वेंट्री। अब जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग की जाती है, इंटीग्रेटिंग की जाती है, यानी कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट होते हैं जितना आपके फ्लोस हैं मटेरियल के, इंफॉर्मेशन के और फंड्स को। अब ये होती किसमें है, अमंग ऑल द पार्टनर, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं सप्लाई चेन में, जो वो क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं प्लानिंग में, फोरकास्टिंग में, रिप्लेनिशमेंट में, सप्लाई चेन पार्टनर्स। इससे क्या होगा, जो आपके सप्लाई चेन पार्टनर्स हैं वो रिड्यूस कर पाएंगे इन्वेंट्री के लेवल को जो चैनल में रिक्वायरमेंट है, और स्टॉक आउट और एक्सेस स्टॉक की दोनों ही सिचुएशंस को अवॉइड कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है स्मॉल ब्रेथ ऑफ सप्लायर बेस टू इंक्रीज कोलैबोरेशन एंड क्वालिटी। देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या है, उसमें मैनेज सेलेक्टिंग एंड मैनेजिंग सप्लायर होगा। इसमें क्या किया जाता है, इसमें उन सप्लायर्स को सेलेक्ट किया जाता है और मैनेज किया जाता है जो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे। इससे क्या होता है, अब ये किया कैसे जाता है, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सप्लायर्स एंड डेवलपिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद देम, सप्लाई चेन पार्टनर्स कैन एनहांस कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट एंड इनोवेशन। यानी वो क्या करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो क्या करते हैं, वो सप्लायर्स के नंबर को रिड्यूस कर देती है और जो है उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप की जाती है। जितने आपके सप्लाई चेन पार्टनर्स हैं, इससे क्या होगा, इससे कोलैबोरेशन इनहांस होगी, कम्युनिकेशन अच्छी बनेगी, आपस में ट्रस्ट होगा, इनोवेशन होगी। इससे और क्या होगा, इससे कॉस्ट रिड्यूस होगी, रिस्क रिड्यूस होंगे और लीड टाइम है वो रिड्यूस होगा। अब लीड टाइम कैसे, देखो लीड टाइम होता है आपके ऑर्डर प्लेस करने से आपने कितने टाइम में उसको सप्लाई कर दिया, या आपका रॉ मटेरियल आया उसको आपने कितने टाइम में मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, दिस रेफर्स टू लीड टाइम। इससे लीड टाइम को रिड्यूस किया जाता है बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी इंटरमीडिएरीज एंड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर शेयर्ड ओवर द लॉन्ग टर्म। मतलब देखो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो क्या करती है, वो अलाइन कर देती है गोल्स और इंसेंटिव्स को, जितने जो आपके पार्टनर्स के हैं सप्लाई चेन में। इसके क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो जो उसके रिस्क और रिवॉर्ड्स हैं उनको शेयर करेंगे ओवर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। जो आपके सप्लाई चेन पार्टनर्स हैं वो क्रिएट करेंगे एक विन विन सिचुएशन दोनों के लिए, ताकि जो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो सके। इवन वो
आपको हेल्प करेंगे कोप करने के लिए जितने भी अनसर्टेनिटीज या डिस्ट्रप्शंस अराइव हो रही हैं। अब ये कैसे कोप होंगे? बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आती है वो आती है जो कंपनीज हैं वो यूज करते हैं इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन को रीच करने के लिए टू डिफरेंट मार्केट्स। अब जो पहले तो आप इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझते हैं। देखो जो इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन है इसमें क्या होता है, यूज किया जाता है दो से ज्यादा डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का गुड्स को मूव करने के लिए ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कंटेनर को, जो एक कंटेनर होता है हम उसको ट्रक पे भी भेज सकते हैं, रेलवेज में भी भेज सकते हैं, ट्रेन के थ्रू भी भेज सकते हैं, शिप में भी भेज सकते हैं, प्लेन में भी भेज सकते हैं विदाउट बीइंग अनलोडेड एंड रीलोडेड। यानी उसे बिना अनलोड या रीलोड करके हम उसको डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के यूज करके उसको सप्लाई कर सकते हैं। ये होता है इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन। देखो जो इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन है हमें डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफर करता है, जैसे कि कॉस्ट लोअर होती है, डिलीवरी फास्टर हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी हमें ज़्यादा मिलती है, इवन इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। अब जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसमें क्या होता है, इसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन ट्रांसपोर्ट मोड्स का चूज किया जाता है जो कि आपको हेल्प करता है मार्केट्स में एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रीच करने में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कंज्यूमर कल्चर का। देखो जो कंज्यूमर कल्चर या ये एक मटेरियल कल्चर की फॉर्म है जिसका मेन सेंटर क्या है, दैट it's centered around the consumption of goods and services and is closely tied to capitalism। यानी कि जो आपका कंज्यूमर कल्चर है उसका जो मेन सेंटर है वो है आपके गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन। इवन ये कैपिटलिज्म के क्लोजली रिलेटेड है। देखो जो कंज्यूमर कल्चर है वो क्रिएट करता है कि पर्टिकुलर रिलेशनशिप कंज्यूमर और गुड्स और सर्विसेज के बीच में जो वो कंज्यूम करते हैं, यानी कंज्यूमर जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं और जो कंज्यूमर्स खुद हैं उन दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट करता है। और ये इंक्रीजिंगली आज के टाइम पे इसको इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी फॉर सोशल चेंज। अब जो आपका कंज्यूमर कल्चर है ये इन्फ्लुएंस होता है बाय कल्चर एंड सोसाइटी इवन विच हैव रिलेशनशिप टू, इवन जो ये है इसकी रिलेशनशिप है कंज्यूमर थॉट्स और फीलिंग के साथ। अब जो ये है जो कल्चर और सोसाइटी है इसकी रिलेशनशिप कंज्यूमर के थॉट्स और फीलिंग के साथ तो है। अब ये रिकॉग्नाइज करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को नॉट ओनली रीजनल लीनियर बट ऑल्सो शेप्ड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करें जो कि है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। अब ये क्या है, देखो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको रेगुलेट कौन करता है, कंपटीशन लॉ इन इंडिया। जो आपको कंपटीशन एक्ट 2002 है ये वो लॉ है जो गवर्न करता है प्रोहिबिशन को जो आपके प्लॉट की गई है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स पे। अगर आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करते हो उसको भी ये कंट्रोल करता है। रेगुलेशन है जो कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग रेगुलेशन उनके साथ भी ये ही डील करता है। अब इसमें हम समझते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो एक कॉम्बिनेशन एक टर्म है जिसको यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए जो आप शेयर्स की इक्विजन कर रहे हो, वोटिंग राइट्स होगी, एसेट्स हो गया, या जो आपका कंट्रोल है ओवर एंटरप्राइज जब वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को जो स्पेसिफाइड है एक्ट के अंदर उसको एक्सीड कर जाए। अब जो आपका कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का सेक्शन 44 है वो क्या कहता है, वो कहता है इफ एनी पार्टी टू कॉम्बिनेशन मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट और ओमिट to furnish any material information to CCI, such party shall be liable to a penalty। सिंपल वो कहना क्या चाहता है, अगर कोई भी पार्टी वो यानी अगर कोई भी पार्टी जो कॉम्बिनेशन में है वो या तो फॉल्स स्टेटमेंट कर देती है CCI को या कोई ऐसी मटेरियल इंफॉर्मेशन जो उसने डिस्क्लोज करनी थी बट वो उसको ओमिट कर देती है, तब उस पार्टी को पेनल्टी उस पार्टी पे पेनल्टी इंपोज की जाएगी, उसको पेनल्टी को फेस करना पड़ेगा। अब वो पेनल्टी लेस देन 5 शैल नॉट बी लेस देन 5 करोड़, यानी मिनिमम 5 करोड़ होगी और जिसको एक्सटेंड 100 करोड़ तक किया जाता है एज डिटरमाइंड बाय द CCI। अब नेक्स्ट हम टॉपिक में मूव ऑन कर रहे हैं। देखो कुछ मैं आपको टर्म्स बताने जा रहा हूं जैसे टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स मैनेजमेंट, इनकम टैक्स की ये टर्म्स है। इनमें से पेपर में क्वेश्चंस प्लॉट किए हुए हैं। देखो जो आपकी टैक्स प्लानिंग है ये इसका मतलब क्या है, इट मीन्स reducing tax liability by taking advantage of legitimate concessions and exemption provided in the tax law।
टैक्स प्लानिंग का मतलब ये होता है आप क्या करते हो, आप जो भी आपको लेजिटिमेट कंसेशंस या एग्जाम्पशंस मिल रही है इनकम टैक्स सेंटर के, उनको लेजिटिमेटली यूज करके उनके एडवांटेज लेके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हो। अब जो ये है ये एक प्रोसेस है अपने बिजनेस ऑपरेशन को इस तरीके से अरेंज करना कि जिससे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो सके। सिंपल सी भाषा में जो टैक्स प्लानिंग है ये लीगल भी है और डिजायरेबल भी है, हर कोई इसे ट्राई करता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है टैक्स अवॉइड। देखो टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है, अनड्यू एडवांटेज ली जाती है, जो आपके लूप होल्स हैं, लुकेन है या ड्राफ्टिंग मिस्टेक्स टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। सिंपल बात है, अगर आपको कोई टैक्स डिपार्टमेंट में या पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कोई लूप होल आपको पता चल जाए, आप उस लूप होल की अनड्यू एडवांटेज लेके अपनी ही टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हो। इससे क्या होता है, इवन हम अपनी पेमेंट ऑफ टैक्स को अवॉइड करते हैं लॉफुली, जो लीगली हमने देनी थी। इसको किया कैसे जाता है, ट्विस्ट करके या इंटरप्रेट करके आप अपने जो आपकी प्रोविजन है लॉ की, आप उसको इस तरीके से तोड़ मरोड़ लेते हैं, इस तरीके से ट्विस्ट कर लेते हो जिससे क्या हो, आपको कोई लूप होल आपके सामने आ जाए जिससे आप अपने टैक्स की पेमेंट को रिड्यूस कर पाओ। अब ये इलीगल तो नहीं है, बट इसके कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन भी नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है टैक्स एवेजन। देखो टैक्स एवेजन में टोटली इलीगल मीन्स को यूज किया जाता है टैक्स की पेमेंट को अवॉइड करने के लिए, टैक्स को किसी भी हालत में बचाने के लिए। अब जो टैक्स इवेजन है इसमें क्या किया जाता है, हाइड की जाती है या अपनी जो आपकी इनकम है उसको मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। हम अपनी इनकम की अंडर रिपोर्टिंग करते हैं या डिडक्शंस को इन्फ्लेट कर देते हैं विद प्रूफ, या हम अपनी जो आपकी कैश ट्रांजैक्शन को उनको हाइड कर लेते हैं, कभी रिपोर्ट ही नहीं करते। इवन मनी को हाइड कर लिया जाता है ऑफशोर, जैसे कि कई लोग स्विस बैंक में अपने अकाउंट्स ओपन करवा देते हैं। सो वो एक तरीके के टैक्स एवेजन है। अब ये इलीगल भी है और पनिशेबल भी है लॉ की तरफ से। लास्ट जो आता है वो आता है टैक्स मैनेजमेंट। देखो इसमें क्या कहते हैं, हम अपने अफेयर्स को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि ताकि जो हमारी टैक्स ऑब्लिगेशन है उसको हम प्रॉपरली मैनेज कर पाए। टैक्स मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि कंप्लाई किया जाता है जितने भी इनकम टैक्स लॉ की और उसके रिलेटेड रूल्स की प्रोविजंस हैं उनके साथ। टैक्स मैनेजमेंट हमें हेल्प करती हैं पेमेंट को अवॉइड करने में। अब ये पेमेंट कैसी पेमेंट को अवॉइड करती हैं, हमें कोई पेनल्टी ना पड़े, हमें कोई प्रोसिक्यूशन ना झेलनी पड़े, हमें कोई इंटरेस्ट ना पाए, ऐसे जितनी इन शॉर्ट जितनी भी आपको पेनल्टीज या फाइन्स वगैरह बढ़ते हैं उनसे हमें टैक्स मैनेजमेंट बचाता है अगर हम लीगली ट्रैक पे चलेंगे। सो यहाँ पे हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक से मूव ऑन करने से पहले अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स who are watching my session and finding it genuinely useful, do like, subscribe and share my channel। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स करने जा रहे हैं हम ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो इसमें कुछ प्रिंसिपल, सबसे पहले आता है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है, जो कंट्रीज हैं वो नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स में या बिटवीन इंपोर्टेड और लोकली प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सिंपल ये प्रिंसिपल यह कहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगी आपस में, जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, और यार वो जिनके उनके इंपोर्टेड या लोकली प्रोड्यूस गुड्स हैं सर्विसेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनमें भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इसको हम मोस्ट फेवर्ड नेशन, इस प्रिंसिपल को हम एज अ मोस्ट फेवर्ड नेशन MF ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं या नेशनल ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो आता है फ्रीयर ट्रेड थ्रू नेगोशिएशन। इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है, जो कंट्रीज हैं वो नेगोशिएट करेंगी लोअर ट्रेड बैरियर्स के लिए एंड ओपन अप करेंगे अपनी मार्केट्स को, किसके थ्रू, मल्टीलेटरल ट्रेड राउंड्स और बाइलेटरल रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल आता है वो आता है प्रिडिक्टेबिलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो कंट्रीज हैं वो कमिटमेंट्स करती है लिमिट करने के लिए अपने टैरिफ्स को, और अपने इसके अलावा जो उनकी ट्रेड मेजर्स है और नोटिफाई करती है अगर कोई भी चेंज आता है ट्रेड पॉलिसीज में WTO की। इवन ये हमें हेल्प करते हैं एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। अब ये एनवायरनमेंट किसके लिए होगा, बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के लिए, दोनों के लिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो आता है प्रमोटिंग द फेयर कंपटीशन। इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है, जो कंट्रीज है वो अबाइड करेंगे विद रूल्स और डिसिप्लिन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम करेगी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने के लिए। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसी हो सकती हैं, लाइक डंपिंग हो गया, सब्सिडीज हो गया, सेफ गार्ड्स हो गया, या कोई भी आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है। इवन जो WTO है वो
एक मैकेनिज्म को प्रोवाइड करेगा जिससे डिस्प्यूट, जो आपके ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं मेंबर के अमंग अराइज हो रहे हैं, उनको अच्छे से पीसफुली रिजॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें प्रिंसिपल आता है वो आता है इनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकॉग्नाइज करेगी कुछ स्पेशल नीड्स को या जो आपकी डेवलपिंग कंट्री उनके इंटरेस्ट को, और उनको प्रोवाइड करेगी स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, टेक्निकल असिस्टेंस दी जाएगी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प की जाए। इवन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो सपोर्ट करेगी डेवलपिंग कंट्रीज के इंटीग्रेशन को विद या इनटू ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, और प्रमोट करेगी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स को और इकोनॉमिक ग्रोथ को। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। जैसे कल हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दो कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिलेटेड था, आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 करने जा रहे हैं जो है इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब देखो जो ये स्टैंडर्ड है ये उन इवेंट्स को डिफाइन करता है जो अक्कर कर रहे हैं बैलेंस शीट डेट के बाद। अब ये वो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं जो फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। अब जो ये अक्कर हो रहे हैं, ये अक्कर हो रहे हैं बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑन द विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी ये बेसिकली सिग्निफिकेंट इवेंट्स है जो अक्कर आपकी बैलेंस शीट डेट और जब आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्लेस ऑन किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अप्रूव कराने के, उन दोनों डेट्स के बीच ये अक्कर हो रही है। यानी ये बैलेंस शीट डेट इवेंट्स हैं जो बैलेंस शीट डेट के बाद है। सो इनके अब जो ये क्या है, इनमें इवन अगर तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो उनके अप्रूवल वाली डेट आएगी। अगर आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है तो अगर आपकी कोई भी कोरेस्पॉन्डिंग अप्रूवल अथॉरिटी है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं जब हमने अपनी रिपोर्ट्स को प्रेजेंट किया था फॉर अप्रूवल। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 4 है वो क्या कहता है, कुछ एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एसेट्स और लायबिलिटी के लिए उन इवेंट्स के लिए जो बैलेंस शीट डेट के बाद अक्कर हो रहे हैं और जो हमें प्रोवाइड करते हैं एडिशनल एविडेंस को, जो हमें असिस्ट करेगा अपने अमाउंट्स को एस्टिमेट करने के लिए, जो हमारे रिलेटेड है कंडीशंस जो एग्जिस्टिंग है एट द बैलेंस शीट डेट, और जहाँ जो और हम ये भी कह सकते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि फ्यूचर में फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन जो गोइंग कंसर्न किया वो हम उसको अप्रोप्रिएटली फॉलो नहीं करें या वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अब कुछ जो इवेंट्स हैं जिनको एज अ क्वालिफाई किया जाता है एज एडजस्टिंग इवेंट, उनको स्टडी करते हैं जिनमें से पेपर आता है। देखो सबसे पहले आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कस्टमर ऑन दी बैलेंस शीट। ये एक ऐसा एडजस्टिंग इवेंट है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जिसकी एडजस्टमेंट करनी बड़ी जरूरी है। देखो जो ये इवेंट है ये प्रोवाइड करता है हमें एडिशनल एविडेंस ऐसी कंडीशन का जो एग्जिस्ट हुई थी बैलेंस शीट डेट पे। जैसे अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर यानी इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर ऑन बैलेंस शीट डेट इसको ही उठाऊं, दैट इज जो आपके जो अगर इसको सिंपल वे में स्टडी करें दैट इज द डाउटफुल रिकवरेबिलिटी ऑफ रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। यानी आपको बैलेंस शीट डेट जब आप बैलेंस शीट बना रहे थे आपको तभी डाउट हो गया था कि जो आपने ये कस्टमर से पैसा लेना माइट भी ये डाउटफुल हो सकता है। सो हम इस चीज़ की एडजस्टमेंट करेंगे, हम बैड डेट्स के लिए प्रोवाइड करेंगे और जो हमारा इंपेयरमेंट लॉस है रिसीवेबल है उसके लिए भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट जो इवेंट जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आया था वो था डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज बिफोर द बैलेंस शीट डेट। अगर हम अपनी बैलेंस शीट की डेट से कुछ पहले एसेट्स को परचेज करते हैं जो उसकी कॉस्ट है उसकी डिटर्मिनेशन। सो देखो जो ये इवेंट है ये अगेन हमें एक एडिशनल एविडेंस प्रोवाइड करता है एक ऐसी एग्जिस्टिंग कंडीशन का जो बैलेंस शीट डेट पे थी, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड बाय द एंटरप्राइज। यानी हमने जब एसेट्स को परचेज किया उसके हमें क्या एक्चुअल कॉस्ट पड़ी। सो अगेन इसकी एडजस्टमेंट चाहिए टू रिफ्लेक्ट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ एसेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो यहाँ पे होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर रहे हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटेड टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो देखो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें क्या किया जाता है जो कंज्यूमर्स हैं उनको डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं फॉर आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो अगर आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करनी है यानी अगर मार्केटर्स ने यानी आपने प्रोड्यूसर या सेलर्स ने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करनी है तो उसके लिए ना कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, उनको स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले आती है देयर शुड बी इम्परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो जो सेलर है ना उसके पास सम सॉर्ट ऑफ डिग्री होनी चाहिए मार्केट पावर की। यानी सिंपल से मैं बताऊं तो उसके पास ना किसी टाइप की मार्केट पावर होनी चाहिए जिससे वो इन्फ्लुएंस कर सके प्राइस प्रोडक्ट का या अपनी सर्विस का। अब इवन सेलर के पास ऐसी पावर होनी चाहिए जिससे वो अपनी मार्केट को सेगमेंट कर सके और हर एक सेगमेंट में डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सके डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को विदाउट लूजिंग सेल्स टू कॉम्पिटिटर्स।
नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो मार्केट्स है ना वो सेपरेबल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है इस कंडीशन का? इस कंडीशन का ये मतलब वो जो सेलर है ना उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए ताकि जो अपनी मार्केट को डिवाइड कर सके एटलीस्ट 2 सब मार्केट्स में। अब जो ये डिवीजन होगी ये ना किसी बेसिस पे होगी। अब बेसिस चाहे लोकेशन हो गया, इनकम हो गया, एज हो गया, प्रेफरेंस हो गया, कुछ भी हो सकते हैं। इवन जो सेलर है ना वो उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए प्रिवेंट करने के लिए और लिमिट करने के लिए रीसेल को या आर्बिट्रेज को। सिंपल वो कहना चाहते हैं। मगर मान लो अगर आपकी एक सेगमेंट में प्राइस प्रोडक्ट का लोअर है, दूसरी सेगमेंट का आपके प्रोडक्ट का प्राइस हायर है, कंज्यूमर क्या करे? कंज्यूमर लोअर जो सेगमेंट में जिसमें प्राइस लोअर उससे परचेज करके दोबारा से प्रोडक्ट को जिस सेगमेंट में हायर उसमें रीसेल कर दे। इस प्रैक्टिस को रोकने की एबिलिटी होनी चाहिए सेलर को अगर उसने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एप्लीकाई करना है। नेक्स्ट जो हमारे आती है लास्ट जो मेन कंडीशन है वो आती है इलास्टिसिटी। जो आपकी इलास्टिसिटी जो डिमांड है वो डिफरेंट होनी चाहिए डिफरेंट मार्केट्स में। मतलब क्या हुआ? देखो जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड है वो वेरी करनी चाहिए दोनों जितनी भी आपने सब मार्केट्स हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन प्राइस। देखो जो आपके प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्या मेजर करती है? वो मेजर करती है कि आपकी जो डिमांड चेंज हो रही है एज कंपेयर टू यानी इन रिस्पॉन्स टू योर प्राइस वो कितने लेवल या डिग्री से हो रही है। यानी अगर प्राइस 10% से इंक्रीज हो रहा है, डिमांड 10% से डिक्रीज हो रही है, उससे ज़्यादा हो रही है या उससे कम हो रही है। सो ये होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये आपको डिफरेंट चाहिए डिफरेंट मार्केट से। सो इससे अगर मैं आपको बताऊँ, देखो जो सेलर है वो हायर प्राइस चार्ज करेगा उन कंज्यूमर्स के जिनकी जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो लोअर है, यानी कि वो प्राइस चेंजेस को लेकर लेस सेंसिटिव है, और वो लोअर प्राइस चार्ज करेगा उन कंज्यूमर्स के जिनकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड हायर है, यानी हायर इलास्टिसिटी डिमांड है, यानी वो ज़्यादा सेंसिटिव है टू प्राइस चेंजेस। इससे क्या होगा? सेलर है जो अपना वो टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को मैक्सिमाइज कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आज के सेशन का वो है डिमांड का। देखो जो एक नॉर्मल डिमांड का होता है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है। अब उसकी जो डाउनवर्ड स्लोप है उसके ना कुछ कंडीशंस हैं या कुछ रीजंस हैं, उनको स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले आता है इनकम इफेक्ट आता है प्राइस चेंज का। देखो जब किसी गुड्स का प्राइस फॉल होता है जो रियल इनकम है या परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की वो इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा वो सेम गुड को ज़्यादा में बाई कर पाएगा। कन्वर्सली जब किसी प्राइस का गुड है मतलब किसी गुड का प्राइस है वो जब राइज होगा तो जो कंज्यूमर की रियल इनकम या परचेजिंग पावर है वो कंज्यूमर की डिक्रीज होगी, जिससे वो वही गुड को कम क्वांटिटी में परचेज करेगा। नेक्स्ट जो मेन इसमें कंडीशन आती है या रीजन है डाउनवर्ड स्लोप का वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ द प्राइस। पहले हमने इनकम इफेक्ट पढ़ा, अब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ेंगे प्राइस चेंज का। देखो जो आपका जब किसी आपके गुड का प्राइस फॉल होता है उससे क्या होता है वो रिलेटिवली चीपर हो जाता है देन इट्स सब्स्टिट्यूट, और जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा उसको परचेज करेगा एज कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट। कन्वर्सली जब आपके गुड का प्राइस राइज होगा यानी कि वो आपके एज कंपेयर टू या सब्स्टिट्यूट रिलेटिवली हायर अमाउंट का हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, सो कंज्यूमर क्या करेगा वो स्विच ऑन हो जाएगा सब्स्टिट्यूट के गुड्स के। नेक्स्ट आता है जो लास्ट मेन रीजन है वो है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। देखो जो कंज्यूमर्स हैं वो ट्राई करते हैं अपनी टोटल यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए बाय कंजम्पशन ऑफ गुड्स। अब ये कंजम्पशन कैसे होगी? विद इन बजटेड कंस्ट्रेंट्स। अब जो अगर आपके गुड का प्राइस ऑफ फॉल होता है उससे क्या होगा जो आपके मार्जिनल यूटिलिटी या मनी की यानी 1 रुपी स्पेंड की वो इंक्रीज हो जाएगी, और कंज्यूमर क्या करेगा अपना बजट ज़्यादा से ज़्यादा उसी गुड को परचेज करने में एलोकेट कर लेगा। अगर मान लो अगर आपकी कोई गुड या कमोडिटी का प्राइस फॉल हो गया उससे जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी या पर रुपी स्पेंड की वो डिक्रीज हो जाएगी, कंज्यूमर अब लेस एलोकेट करेगा अपने बजट का उसी गुड को बाय करने के लिए। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आज के सेशन का सेकेंड लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो है रिलेटेड टू एक्टिविटीज ऑफ इंटरनेशनल बैंक। सेकेंड थर्ड मतलब थर्ड लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, सेकेंड लास्ट नहीं। हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज को स्टडी करने जा रहे हैं, एक्टिविटीज ऑफ इंटरनेशनल बैंक जिनको कंट्रोल कर रहा है। देखो सबसे पहले आता है जो इंटरनेशनल बैंक्स है, दीज बैंक्स इनकरेज इन्फ्लेशन बाय एडिंग स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। जो आपके इंटरनेशनल बैंक है वो इन्फ्लेशन को इनकरेज करते हैं मनी सप्लाई के स्टॉक में ऐड ऑन करके थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। इसका मतलब क्या हुआ? जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो मनी को क्रिएट करते हैं बाय लेंडिंग मोर देन द रिजर्व। अपने रिजर्व से ज़्यादा वो लेंड करते हैं जिससे मनी क्रिएट होगी, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और गुड्स की और सर्विसेज की इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़
बढ़ेंगे और प्राइस सिस्टम में डिस्टॉर्शंस आएंगी। नेक्स्ट आता है जो दीज बैंक समटाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंक फेलियर दैट मार द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। जो आपके इंटरनेशनल बैंक्स हैं, जो उनकी एक्टिविटीज है, समटाइम ये बैंक फेलियर में रिजल्ट करती हैं। मतलब क्या हुआ, देखो जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे करेंसी की फ्लक्चुएशंस, पॉलिटिकल रिस्क हो गया, रेगुलेटरी चेंजेस हो गया। अब इसका क्या रिजल्ट होगा, इसके रिजल्ट में बैंक में फेलियर्स आएंगे, क्राइसिस आएंगे, जो डिपॉजिटर्स की सेविंग्स को अफेक्ट करेंगे, इवन बैंकिंग सिस्टम में जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको भी हिला देंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है दे कॉज अनमैनेजेबल इंडेप्टनेस अमंग द बोरिंग गवर्नमेंट बाय चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट। मतलब क्या हुआ इसका, देखो जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो लैंड करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज या गवर्नमेंट को मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट, जो रिफ्लेक्ट क्या करता है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट और नॉन पेमेंट। क्योंकि जितना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट होगा उतने ज़्यादा चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे कि लोन पे पैसा वापस नहीं आएगा। सो ये एक तरीके का डेट बर्डन क्रिएट कर देते हैं बोरोर्स पे, जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को हैम्पर करता है। लास्ट जो इसमें मेन रीजन आता है वो आता है दे डू नॉट एडहियर टू क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसी ऑफ द होस्ट गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ, जो आपके इंटरनेशनल बैंक्स हैं ये जो आपको क्रेडिट एलोकेट करते हैं ये करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन क्राइटेरिया एंड प्रेफरेंसेस। अब जो इनका क्राइटेरिया और प्रेफरेंस है वो अलाइन नहीं करेगा होस्ट गवर्नमेंट्स की पॉलिसी या ऑब्जेक्टिव के साथ या उनकी प्रायोरिटीज के साथ। ये अंडरमाइन करते हैं होस्ट गवर्नमेंट के एफर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सर्टेन सेक्टर या रीजन्स जो उनकी इकोनॉमी के जिनकी प्रमोशन की जरूरत है। अब हम आज का सेकेंड लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो जो फ्लोटेशन कॉस्ट है इसका क्या मतलब, ये वो कॉस्ट है जो कंपनी इनकर करती है न्यू सिक्योरिटी को इशू करने के लिए फर्स्ट टाइम इन दी कैपिटल मार्केट। अब इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपकी अंडरराइटिंग फीस होगी, लीगल फीस होगी, रजिस्ट्रेशन फीस होगी या ऑडिट फीस होगी। अब जो ये कॉस्ट है ये रिड्यूस करती है फाइनल प्राइस इशूड सिक्योरिटी का और इवन अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी रेज कर रही है उसको भी लोअर करती है। सो ये होप सो आपको अच्छे से इतना समझ आ गया होगा। अब आज के हम सेशन का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं सिक्योरिटाइजेशन का। देखो जो सिक्योरिटाइजेशन है ये एक वो प्रोसेस है जिससे पूल की जाती हैं या रीपैकेज किया जाता है वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स को। अब फाइनेंशियल एसेट्स कैसे हो सकते हैं, लोन्स हो गए, रिसीवेबल्स हो गए। अब इनको पूल या रीपैकेज किस में किया जाता है, इनटू इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी, ताकि जो हम उनको इन्वेस्टर्स को सोल्ड कर पाए। अब अगर मैं इसके आपको सिंपल में बताऊं, सिक्योरिटाइजेशन के द्वारा पैसा रेज करने के कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले इससे क्या होता है, जो आपके फंडिंग रिसोर्सेज है वो डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, जिससे आप एक्सेस कर सकते हो वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स और मार्केट्स को। जो आपकी फाइनेंसिंग फंडिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाता है सिक्योरिटीज को इशू करने पे लोअर इंटरेस्ट रेट पे एज कंपेयर टू अंडरलाइंग एसेट। एंड आपकी क्रेडिट इन्वेस्टमेंट होती है जो इंप्रूव करती है आपकी रेटिंग्स को सिक्योरिटीज की, यानी जो आपकी सिक्योरिटी की रेटिंग है उनको इंप्रूव किया जाता है। इवन ये एक्सेलरेट करती है अर्निंग्स को फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस। अब कैसे होता है, रिकॉग्नाइज करने से जो आपको इनकम हो रही है इन एसेट्स को सेल करने से। इवन जो आपकी ये कैपिटल है जो आप रेज करते हैं यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, अब उनको कैसे किया जाता है, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलिक्विड या हार्ड टू सेल एसेट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटी। यानी जो आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है उनको भी सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू यूज करके हम पैसा उठा सकते हैं। सो यहाँ पे आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। होप सो आप सबको आज का मेरा सेशन इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन और यूजफुल लगा होगा। सो बिफोर वाइंडिंग अप दिस क्लास आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ताकि जो मैं फ्यूचर में नए से नए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको करवाता रहूं। सो मिलते हैं विद कल न्यू क्लास, न्यू सेशन विद न्यू ग्रुप ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू, गुड इवनिंग, हैव अ गुड डे हेड।